नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो सिंहासन में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। बात उत्तर प्रदेश की। यूपी की सियासत में 2027 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेगा अभियान है, तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में लगातार घमासान है। सीएम ने 45 दिनों में 100 से ज्यादा रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से पूरे यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। वहीं विपक्षी गठबंधन में अंदरूनी टकराव खुलकर के सामने आने लगा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में सिंहासन की लड़ाई जितनी बाहर है, उससे कहीं ज्यादा अंदरूनी खींचतान में उलझती नजर आ रही है। 2027 के रन से पहले सपा और कांग्रेस के बीच का तालमेल अब वर्चस्व की जंग में बदल चुका है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशू मलिक के बीच में जुबानी जंग ने गठबंधन की गांठ को और ढीला कर दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक ने यहां तक कहा कि इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के स्लीपर सेल हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं। इस सीट शेयरिंग से शुरू होकर के अब पार्टी के दबदबे पर आन बान पहुंच गई है। वेस्ट यूपी में वर्चस्व को लेकर के भड़की ये चिंगारी देखते ही देखते पूरे सूबे के सियासी गलियारों में फैल गई है। नेताओं के बीच में टकराव से कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश भी जाने लगा है, जिससे दोनों ही खेमों में खलबली भी है। विवाद बढ़ता देख कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम खुद डैमेज कंट्रोल के लिए मोर्चे पर उतरे हैं। और इंडिया डेली से खास बातचीत में राजेंद्र पाल गौतम ने क्या कुछ कहा है, अब आपको वो सुनाते हैं। हालांकि उन्होंने गठबंधन में किसी भी बड़ी दरार से इनकार करते हुए दावा कर दिया है कि आगामी चुनाव में दोनों पार्टियां एकजुट होकर के मैदान में उतरेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ चुका है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां सब अपने अपने दांव खेलना शुरू कर दी हैं। ऐसे में हमारे साथ उत्तर प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। सर, इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है? तैयारी चल रही है, अभी संगठन सर्जन का काम चल रहा है और 15 सितंबर तक हमारे जिलाध्यक्ष 75 जिलों के डिक्लेयर हो जाएंगे। 30 सितंबर तक हमारी स्टेट की बॉडी पूरा संगठन डिक्लेयर हो जाएगा और इसी बीच हमारा छात्रों के साथ संवाद लगातार चल रहा है, किसानों के साथ संवाद चल रहा है और बहुत जल्दी ही अभी सीटों के बंटवारे पे भी बातचीत शुरू होगी। इन तबाही करने वाले तानाशाह सरकार को हम इस बार उखाड़ के फेंक देंगे और सामाजिक न्याय के आधार पर एक मजबूत सरकार यहाँ बनेगी। लेकिन जो पार्टी के आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं सर, वहीं कांग्रेस सांसद और इमरान मसूद और सपा के विधायक के बीच में जो कुछ विवाद हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी में उनके दामाद जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटास तो होगी। ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत है। लेकिन जब बड़ा लक्ष्य हो तो छोटे मोटे तकरार को छोड़ना होता है। लक्ष्य बड़ा है, तानाशाह सरकार को हटाना, जुल्मी सरकार को हटाना, शिक्षा को ध्वस्त करने वाली सरकार को हटाना, बच्चों की नौकरियां छीनने वाली सरकार को हटाना, वो बड़ा लक्ष्य है। और वो भी वैसे भी यहाँ की सरकार खासतौर पर योगी जी के नेतृत्व में जाति धर्म की राजनीति करती है, नफरत फैलाती है, उन्माद पैदा करती है। तो ऐसे हालात में मुझे लगता बड़ा लक्ष्य है इस ताना सरकार को उखाड़ के फेंकना। तो छोटी मोटी चीज़ें परिवार में भी होती हैं, कोई बात नहीं, हम मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, जिन्होंने बताया कि हमारी तैयारी लगातार जारी है और आगे बहुत जल्द हम सीटें को बंटवारे को लेकर फैसला लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट बंटवारे को लेकर के तकरार बिल्कुल नहीं है, कोई आम बात भी नहीं है। लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन का वक्त है, इससे पहले मध्य प्रदेश में भी दोनों दलों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के जमकर बवाल देखने को मिला था। बात इतनी ज्यादा बिगड़ी कि गठबंधन की कोशिशें नाकाम हो गई और अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी तक के आरोप लगाए। नतीजा ये हुआ कि इंडिया गठबंधन के दो सहयोगी दल मध्य प्रदेश में अलग अलग चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। भले ही शीर्ष नेतृत्व प्रभारी डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन सवाल वही बरकरार है, क्या चुनाव करीब आते आते सपा और कांग्रेस अपने अपने वर्चस्व की जंग को रोक पाएंगे, या फिर ये अंदरूनी कलह 2027 के सियासी समीकरण को बिगाड़ देगी और पार्टियां अपनी अपनी राह चुन लेंगी। अब 2027 से पहले
क्या है मेगा अभियान यूपी सरकार का, वो भी जरा जान लीजिए, क्योंकि भिड़ना तो उन्हीं से है। तो 45 दिनों में 100 से अधिक रैलियां बीजेपी की तरफ से की गई हैं और जनसभाएं भी सीएम योगी ने की। योगी ने सभी 18 मंडलों का दौरा कर लिया। पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड समेत पूरे प्रदेश में वो पहुंच गए। विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा हुई। मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी से संगठन में उत्साह देखने को मिलता है और बूथ तक संगठन मजबूत करने की कवायद भी बीजेपी की तेज है। कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नेता क्यों भिड़ रहे हैं, यह भी बड़ा सवाल है। अब एक तस्वीर आप मंच की देख रहे थे इन दोनों नेताओं की। सहारनपुर की रिक्शा बैठक में यह हंगामा हुआ है। बैठक में दोनों नेताओं के बीच में कहासुनी हुई। समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक ने इमरान मसूद को, जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्हें खरी खरी सुना दी। आशू मलिक ने अधूरे नाले का मुद्दा उठाया। गांव में नाला अधूरा होने पर अधिकारियों से सवाल पूछे और मुद्दा उठते ही इमरान मसूद से तीखी नोकझोंक हो गई। यूपी में चुनाव से पहले बहस हलचल पैदा कर रही है और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में भी बहुत सारे सवालों को खड़ा कर रही है। अब इस विवाद की टाइमलाइन 2022 से शुरू होती है। सियासी समीकरण वही क्योंकि बदले। इमरान मसूद कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए। सहारनपुर देहात सीट पर आशू मलिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बने। दोनों नेताओं के बीच में राजनीतिक वर्चस्व की चर्चा शुरू हो गई। जुलाई 2022 में पहला बड़ा टकराव हुआ। जिला पंचायत वार्ड 43 के उपचुनाव को लेकर के दोनों खेमे में मतभेद सामने आ गए। सहारनपुर की सियासत में तनातनी खुल करके चर्चा का विषय बन गई और 2025 में तल्खी का दौर जारी हो गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट बंटवारे को लेकर के इमरान मसूद के अलग अलग रुख ने भी विवादों को हवा दी है। 18 अगस्त 2026 दिशा बैठक में आमना सामना होता है आशू मलिक का और इमरान मसूद का। सहारनपुर की दिशा बैठक में आशू मलिक और इमरान मसूद आमने सामने थे और जनता के सवाल और बैठक में बोलने की बारी को लेकर के तीखी नोकझोंक हो गई और इस बहस का वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो गया। आशू मलिक ने कहा, जनता के सवाल है तो सवाल कौन पूछेगा। इमरान मसूद ने कहा, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने माहौल गर्मा गया और 19 अगस्त 2026 को विवाद पर सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के रिश्तों और 2027 से पहले विपक्षी एकता पर सवाल उठने शुरू हो गए। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक है, 2027 की तैयारियां चल भी रही है या नहीं चल रही है, या फिर एक बार फिर से योगी सरकार खुद को दोहराने वाली है, क्योंकि उनकी तैयारियां तो जबरदस्त चल रही है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राम कुमार पाल, नेता है बीजेपी से, चंद्रमोहन शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस से, डॉक्टर निखिल खत्री प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से और शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक है, डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक है। लगभग सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शेखर कुमार जी, किसी मंच पर बैठ करके नेताओं का इस तरीके से भिड़ जाना, बहुत सारे सवालों के जवाब जनता से ज्यादा उन्हीं के काम करने वाले, पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता चाहते हैं कि भाई आप दोनों साथ हैं या नहीं है। शेखर जी अनम्यूट करिएगा। जी मीनाक्षी जी अब आवाज आ रही है? जी जी। ऐसी स्थिति में जब सत्ता आपका वेट कर रही हो पलके बिछाकर, ऐसे में नेताओं का पर्सनल ईगो जो है वो बीच में अगर आड़े आ जाए, आप वहां तकरार में लग जाए, और वो भी ऐसी स्थिति में जब ये तय हो चुका है कि शंकराचार्य से आई कार्ड मांगने वाली, पटकों को पीटने वाली और चढ़ावा चोरी करने वाली सरकार अब जाने वाली है, चोरों को बचाने वाली सरकार जाने वाली है, और यूजीसी का एक जो मुद्दा जो चल रहा है, ऊपर से कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जगह जगह जाकर स्कूलों को एक्सपोज कर रहे हैं, और इस टाइम एक त्रिकोणीय मुकाबला है कि या तो जनता योगी जी को हराएगी, या अमित शाह हराएंगे, या समाजवादी पार्टी का गठबंधन हराएगा। तो हारना तय। ऐसे में अगर नेता आपसी तकरार के बीच में कुछ गलत संदेश जनता में भेजते हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे ऐसा लगता है, चाहे आशू मलिक जी हो, इमरान मसूद जी हो, वो एक बड़े लक्ष्य जिसके लिए वो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, वो जब सामने आ चुका है तो ऐसी चीजें उन्हें आपस में नहीं करनी चाहिए। और जो जनता की समस्या है, जनता को ज्यादा समय दे, क्योंकि जनता ही अब तय कर चुकी है इनके पक्ष में परिणाम देने के लिए, और इस टाइम उसको पूरी तरीके से दिल्ली में जो भाजपा के केंद्रीय नेताओं की तरफ से पूरी मदद मिल रही है,
जो प्रभु राम, जो उनका कोप है वो अभी इन पर गिरने वाला है, जो वर्तमान सरकार है, कि आप लंपट राय जैसे लोगों पर क्यों डायरेक्टली मुकदमा नहीं बना रहे, एसआईटी के आड़ में क्या घोटाले कर रहे। तो ऐसे में आशु मलिक और इमरान मसूद के बीच का जो अभी तकरार की बात है, ये मुझे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। ठीक है, लेकिन ये जो वक्त है डॉक्टर आलोक पांडे जी, बहुत सेंसिटिव वक्त है। अगस्त का महीना खत्म होने को है, फरवरी तक सरकार का गठन हो जाएगा। 2022 फरवरी में भी गठन हो गया था, तो 2027 में भी उम्मीदें वही है कि 2022 की तरह 27 में भी फरवरी में सरकार का गठन हो जाएगा। एक जो अभी की सरकार है वो 100 रैलियां करके या फिर 100 जगह पर जाकर के बैठी हुई है। एक पक्ष जो दूसरी जगह पर जाकर के घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, हर जिले में जाकर के उन्हें कवर करना चाहिए, वो अपने आप को ही कवर नहीं कर पा रहे हैं लड़ाई झगड़े से। तो ये तो उन्हें नुकसान देगा, चुनावों में सीधे सीधे फायदा थोड़ी पहुंचाएगा। अब देखिए, विपक्ष जो है वो अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तैयार कर रहा है और सत्ता पक्ष अपनी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर रहा है। जो जनता के पास जाएगा, योगी आदित्यनाथ जी के पास जो पिछले 9-10 सालों का रिपोर्ट कार्ड है वो लेके जनता के पास जा रहे हैं। और विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष स्वयं लड़ रहा है। तो शेखर कुमार जी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि हाँ, बहुत बढ़िया, ये सरकार जाने वाली है, शेखर जी ने तय कर दिया। जिसने जीडीपी को दुगुना कर दिया 9 सालों में। 1950 से 2017 तक जो देश का जीडीपी था, मतलब सारी सरकारों ने मिलकर जितना डेवलपमेंट किया उससे ज्यादा डेवलपमेंट जीडीपी में उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 सालों में कर दिया। और ये सरकार तब भी चली जाएगी। वो लोग जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जो भगवान राम को मानते ही नहीं थे, वो चंदा चोरी के मैटर को लेके कह रहे हैं कि भगवान राम का कोप आ जाएगा। भगवान राम का कोप तो उनके ऊपर नहीं कह कर पाएगा जो भगवान राम को मानते ही नहीं है। वो लोग जो आपस में यूनिटी नहीं रखते, जिनमें एकता ही नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे। ये कहते हैं, कांग्रेस कहती है हमारी तो पूरी की पूरी 400 सीटों पर तैयारी है, हम तो पूरी सीटों पर लड़ेंगे। अब 50-50 की बात सपा और कांग्रेस पे चल रही है। तो जो सीटों का नंबर तय नहीं कर पा रहे हैं, जो भगवान राम को नहीं मानते हैं, जो पीडीए की परिभाषा हर दिन बदलते हैं, मतलब पीडीए ना हो गया आलू की सब्जी हो गई, जिसमें चाहते उसमें मिला देते हैं। ऐसी व्यवस्था वाली चीज है जो बीजेपी जो एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, जो बहुत मजबूती से लड़ती है, आखिरी के 2-4 महीनों में सारे मुद्दों को बदल देती है, वहां पर आपस में लड़के बहुत बेहतरीन संदेश दे रहे हैं। और शेखर भाई ने तो सब पहले ही बता दिया कि बस अब बीजेपी अभी जाने वाली। हम तो शेखर भाई को बंगाल में भी सुन रहे थे, कह रहे थे अरे ममता बनर्जी कोई हरा ही नहीं सकता। और देखिए ममता बनर्जी चारों खाने चित हो गई। मतलब शेखर भाई आप थे, हमें उम्मीद आपको याद रहा होगा आपका विश्लेषण कि बंगाल में आप कैसी कैसी बातें किया करते थे। तो इसलिए ऐसी बातें न करें कि फिर कैमरे में आके मैं एक्सपोज करूं आपको, फिर आप गड़बड़, तो फिर आपको मुंह छुपाना पड़े। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है जो कि ये चुनाव का यूपी की परिणाम आया वो जनता को आप तय देख करने चुके दीजिए हैं। शेखर भाई। वो पूरा मैं तो देश सिर्फ देख ये चुका कह रहा है कि हूँ अभी क्या कि जो चुनाव का लड़ाई परिणाम लड़ आया रहे हैं, था। नंगा नाच खेल रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में, कम से कम इस नंगा नाच को बंद करें। आप उसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कह के निकल लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नंगा नाच है। आपस में जो लड़ोगे तो राजनीतिक शत्रु को क्या हराओगे जब आपस में ही सिर फटोल पड़ी है। तो मुझे लगता है अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को टक्कर देनी है भारतीय जनता पार्टी को, तो कम से कम अपने मतभेदों को खत्म करो। ठीक है, एक सवाल फिर डॉक्टर निखिल खत्री से भी पूछ लेते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन चुनावों में साथ उतरेगी या नहीं उतरेगी, क्योंकि इमरान मसूद की तरफ से समाजवादी पार्टी को लेकर के कोई पहला बयान तो आया नहीं है। इसके पहले वो कई सारे बयान देते रहे हैं और अब तो सीधे भिड़ंत हो गई। मीनाक्षी जी, जैसे कि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं ना? जी जी। मीनाक्षी, जैसे कि कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जी ने बोला कि कोई भी मनमुटाव नहीं है और जो बातें हुई थी उनको खत्म कर दिया गया था। पर ये साथ में जो राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी बैठे हैं, पता नहीं कौन सी डिग्री डॉक्टर के लेकर आई है, एक ऐसे विश्लेषक करते हैं, ये इनकी हिम्मत नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है। मैं तो इसे पूछना चलो, कभी इन्होंने सरकार के बारे में बोला कि इतनी महंगाई सरकार में क्यों हो रही है? जो मोदी जी बोलते थे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या पता क्या हो जाए। और जो मोदी जी बोलते थे कि डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं, मनमोहन जी क्या कर रहे हैं, डॉलर कहां पहुंच गए? कभी इन्होंने बात की डॉलर की, कभी इन्होंने मुद्दों की बात करी? मुझे बार बार बोलते पीडीए के। अरे भैया, आप तो बीजेपी के एजेंट हो और हम आपको पीडीए की बात नहीं बताएंगे, क्योंकि जो पीडीए शोषित वंचित है वो सारे हमारे पीडीए में आता है।
और इसके बाद अरे प्रभु, अभी लड़ना आपको चुनाव है, जनवरी मुझे में नहीं लड़ना है। जनवरी में आप जाइए, मेरे बीच में इस मत बात के बोलिए। लिए आंदोलन अरे मेरे बीच में कितना मत किया बोलिए आपने? ना, मेरे बीच में क्यों बोल अरे रहे भाई, हैं? आपने अरे कितना आंदोलन किया, पहले अपनी ये ये बताइए। बेतुके की आवाज बंद ये रखिए, चीज क्या होता है? अपनी ये आपके पर्सनल अपनी ये मीटिंग में बेसुरी बैठे आवाज बंद रखिए। आप पर्सनल 2 मिनट मीटिंग में 2 बैठे मिनट हैं क्या? अपनी बेसुरी आप आवाज बंद सभा रखिए। के अरे आपने ये बेसुरी आवाज क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, 2 मिनट चुप रहिए, मैं ये कह 2 रहा मिनट चुप हूं रहिए, कि मेरी बात सुन जितने लीजिए। आपने बौखलाइए मत, इसके लिए अरे आपने बौखला, आंदोलन अरे किया। आपके यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा, आप जो कह रहे नहीं कह रहे, वहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है। जनता आपसे ऊपर पिछले चुकी 9 है। सालों में तो मैंने सड़कों इनका में माइक देखा बंद नहीं कीजिए। आपको सड़कों में मैंने 9 सालों में देखा। इनका माइक बंद निखिल कीजिए। खत्री जी, आप कितना मुद्दे सड़कों पर में आइए। उतरे भाई? अब आपने उनका नाम लिया है तो फिर वो तो बोलना शुरू कर ही देंगे। आप अपने मुद्दे रखिए ना, क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे आप जनता के सामने? अगर ये तमाम मुद्दे लेकर के जाएंगे तो पहले अपना मुद्दा तो सुलझाइए कांग्रेस के साथ। बोलिए खत्री जी। मत बुलवाइए ना, तो हर जगह बोलते हैं, भले हम तो अरे भाई साहब, नाम आप ही ले रहे थे और अगर उनका। बात कांग्रेस की है तो हम, मुझे लग रहा है आपके फ्रेम में दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी। चंद्रमोहन शर्मा जी, कोई कितना भी प्रदेश प्रभारी ये बोल ले कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो आया उसके बाद कोई ये भी नहीं कह सकता है कि अरे ये तो मीडिया का लिखा जोखा है, ये जो था वही आया है। कांग्रेस लड़ना चाहती है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के या फिर अलग लड़ेगी मध्य प्रदेश की तरह? देखिए मीनाक्षी जी, खाना मेरे घर में बन रहा है, मसाले मैं डाल रहा हूँ, पकवान मेरे घर में बन रहे हैं, बाहर पड़ोसी बैठे हैं जो राजनीतिक विजय डॉक्टर अशोक पांडे जी, दर्द उनके पेट में हो रहा है। अरे बात कांग्रेस और सपा की हो रही है, उनका मैटर है, उछल उछल के बीच में नहीं। अच्छा, सुन लेते हैं डॉक्टर आलोक पांडे, सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपका रिएक्शन ले लूंगी, आपका नाम अगर वो शामिल कर रहे हैं। हर किसी की डिबेट में हर किसी उसमें नहीं बोलता आलोक पांडे जी, कोई बात नहीं, आलोक पांडे बोल देता हूँ। मेरा नाम तो सही लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। ये मेरा नाम सही लीजिए, मान्यवर बंधु आलोक हर पांडे, उसके विषय बोलेंगे। मान्यवर बंधु आलोक पांडे जी, मैंने बोल दिया, आलोक पांडे बोल दिया। देखिए पकवान हमारे घर में हो रहा है, उसकी खुशबू पांडे जी के घर में जा रही है। पांडे जी जोर जोर से चिल्ला के कह रहे हैं मुझे पकवान नहीं मिला, मुझे पकवान नहीं मिला, क्योंकि वो सोच रहे हैं बीच में नहीं। अरे डिबेट पांडे जी डिबेट कर रहे, ब्राह्मण आदमी है, डिबेट कर रहे हैं। क्या डिबेट कर रहे हैं? खुशबू लग रही है मुझे, अरे उसको सुन बदबू के लग बोलते दिखाई दे रही है। हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सुन के बोलता है। आपकी बातें सुन रहा था ना मैंने बोला बीच में कोई, और बोलूंगा भी नहीं। पकवान किसके घर में बिक रहा है? सत्ता कांग्रेस के घर में बिक रहा है। उसकी खुशबू से राजनीतिक विशेषज्ञ ऐसा कौन से हैं जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं? वही चिल्ला रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार मुझे भोज पे बुला लो, या तुम बुला लो, या भारतीय जनता पार्टी बुला ले। अब प्रश्न आते हैं मुद्दे की। मुद्दा क्या है? मुद्दे की बात जो राजनीतिक विशेषज्ञों को कहनी चाहिए कि कौन सी पार्टी विपक्ष में रहकर मुद्दे की पार्टी उठा रही है, तो उसके अंदर जो एनडीए का जो उसके अंदर हमारा इंडिया गठबंधन का अंदर जो नेतृत्व है, वो दोनों मिलकर उस मुद्दों को उठा रहे हैं। और यही कारण है कि अखिलेश जी द्वारा और राहुल जी के द्वारा उठाए गए मुद्दों के अंदर अगर शिक्षा की बात होती है तो पेपर चोरी हो जाते हैं। हाँ। अगर शिक्षा की बात करो इनसे तो पेपर चोरी हो जाते हैं। और ये कहते हैं कि भगवान राम को काल्पनिक, अरे काल्पनिक कहा नहीं था, भगवान राम साक्षात हैं। आपने मोदी जी के साथ भेज कर छोटा सा कर दिया था, और फिर बीच में आपने अरे क्या यार, क्या आदमी है यार, क्या लोग जी, क्या आदमी है यार, आपने स्टैंड क्या आदमी है आप यार, कब से आप मानने लगे? क्या रहे हैं, क्या बोलते रहे, क्या बोले जा रहे हैं आप? राम को करने वाले यार, व्यक्ति आप हैं, अच्छे- आपकी पार्टी का तो आराम से नहीं सुन सकते। व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन भगवान अरे यार, कांग्रेस ऐसी यार कांग्रेस ये पार्टी ऐसे डिबेट का कोई फायदा नहीं है। ये मुर्गी मंडी बना दी आलोक पांडे जी ने, तो मुर्गी मंडी बना क्या दी। बात है? आप वन साइडेड हमेशा बोलते रहेंगे, अरे फिर आपको मैं टोका ही ना, आपसे- आप कुछ भी बोलते रहे। अरे आप चलिए एक रिएक्शन बीजेपी का भी ले लेते हैं। बीजेपी आप लोगों को प्रतिद्वंदी पार्टी के तौर पर देखती भी है या नहीं देखती है? क्योंकि आप तो ऐसे आपस में लड़खप जाएंगे ऐसा लग रहा है इलेक्शन के बीच में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। लेकिन राम कुमार पाल जी, बीजेपी मानती है कि कोई प्रतिद्वंदी है या फिर उत्तर प्रदेश ऐसे ही जीत जाएगी? वक्तव्य पूरा नहीं हुआ। नमस्कार जी। आपको और अभी मेरा पैनलिस्ट को वक्तव्य सभी पूरा को। नहीं हुआ। आती हूँ चंद्रमोहन शर्मा जी। मीनाक्षी जी, नहीं मैंने अपनी बात ही नहीं कही अभी तक। मेरे बीच में तो पॉपकॉर्न की तरह उछले जा रहे हैं। अब आप बार बार किसी का नाम शामिल करेंगे तो वो तो आएगा ना आपकी डिबेट में बोलने अरे के मैं लिए। उनका तो उनको तो अच्छा बात- बता दीजिए, उधर चलिए सुनना एक ना रिएक्शन में डिबेट। फिर से आपसे ले लेती हूँ कौन कौन से मुद्दे हैं सर आपके, क्योंकि 17-18 हो गया है। मैं अपने सभी मेहमानों को शामिल करके वापस से डिबेट में ले आऊंगी, मैं छोड़ करके नहीं जा रही हूँ, अभी ये डिबेट खत्म मैं नहीं हुई है। छोटा सा बात- आप अपने पॉइंट्स रखना चाहते हैं, ठीक है, आप 30 सेकंड और ले लीजिए मेरी तरफ से, फिर मैं चली जाऊंगी बीजेपी की तरफ। देखिए शिक्षा की जी। बात करने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 3 और 4 इंजन की है, उनके अंदर पेपर लीक हो जाते हैं। ठीक है,
और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात से आस्था की बात करो तो उन्हीं के भगवान राम को, जो कि उनके हैं तो सृष्टि के, लेकिन वो कहते हैं हमारे हैं, उनके मंदिर से चंदा चोरी हो जाता ठीक है। है। और जिस लोकतंत्र की बात करके वो कहते हैं कि हम लोकतंत्र से जीते हैं, उसी लोकतंत्र के अंदर वोट चोरी हो जाता है। और उसके बाद वो दुहाई देते हैं किस बात की? जनता की तरफ जाके। अरे जनता के लिए अगर आपने कुछ करा होता तो फिर महंगाई कंट्रोल कर लेते। अब इन 5 पॉइंटों पे इनसे पूछ लीजिएगा, बाकी मैं दोबारा डिबेट में आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब बताइए राम कुमार पाल जी, सारी चीजें आपने सुन ली है, लेकिन आपके लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रतिद्वंदी है भी या नहीं है? देखिए, कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर भी राजेंद्र गौतम पाल सपा से 200 सीटें मांग रहे हैं, जो सपा की सवारी करती है। और इन्होंने कहा कि छात्रों की बात की, तो इनके दौर में कितने थी? इनके दौर में 723 विश्वविद्यालय थे, अभी 1300 विश्वविद्यालय। फिर 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 780 मेडिकल कॉलेज हो गए। एमबीबीएस की सीट 51,000 थी, आज 1,18,00,000 हो गई। IIT 16 थी, 23 बनी। 158 पेपर लीक हो गए। 21 राम मंदिर का 300 करोड़ से ज्यादा चंदा चोरी हो गया। दान सर, हमारे शिलाएं चोरी हो अभी गई। तो आप हमारे पांडे जी को बड़ा ज्ञान बांट रहे थे। ज्ञान कहाँ चला गया? आपके डाटा दे रहे हैं। आपका ज्ञान कहाँ चला गया आपका? शांत रहिए ना। हर स्टेट की सरकारें चोरी होगी। डाटा दे रहा हूँ। अरे आप गुस्सा मत करिए, मैं डाटा दे रहा हूँ आपके। वो देश का जो युवा जनजी जिसपे आप बात करते थे, वो आज 60% आपके अगेंस्ट हो गया। मीनाक्षी जी, आप बोल दीजिए। ये हिंदू विरोधी की ऐसी ही बात करेंगे? शर्मा जी होके हिंदू विरोधी ऐसी बात करेंगे? सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं राम कुमार पाल जी? गरम करो यार। सर्टिफिकेट देने की क्या आवश्यकता है? हम अपने कार्य की सीमा बता रहे हैं, कितने क्या बने हैं। 51,000 एकड़ 18,00,000 सीटें बनी है, तो बताना गलत है? और पांडे जी तो इनको दिख रहे थे, लेकिन शेखर जी नहीं दिखे। जब इनकी महक खान पान की शेखर जी को लगी, तो वहां पे इनको तकलीफ नहीं हुई। अच्छा ठीक है, एक दूसरे पर कटाक्ष मत करिए। आप प्रदेश के मुद्दे पर आइए। जनता भी आप लोगों को सुनना चाहती है कि क्या लेकर के आ रहे हैं आप उनके लिए 2027 में। देखिए, हमारे तो विकास की गति है, विकास है, कर्म है, कर्म कर रहे हैं। 103 मीटिंगें कर दी योगी जी ने अभी, और अभी पूरा दिन बाकी है। और इनके कोई मीटिंगें नहीं, इनकी सीटों का नहीं है। इमरान मसूद, आसू मलिक और राजेंद्र पाल गौतम, अभी तो वो सितंबर में जिला अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, उसके बाद पता नहीं उम्मीदवार कब नियुक्त करेंगे। तो इस तरह से लड़ाई हमारी, तो हमारे कैडर की, हमारे संगठन की, वहां पे जमीन पे बड़े अच्छी कार्य चल रहे हैं हमारे संगठन। आपकी तैयारियां मतलब चल रही है? ठीक है, मैं आगे पूछ लेती हूँ कि बाकी पार्टियों की तैयारी उस हिसाब से चल रही है या नहीं। डॉक्टर निखिल खत्री, आपका फ्रेम चला गया था बीच में, एक बार फिर से मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप लोग चुनाव एक साथ लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे? और अगर अलग लड़ेंगे तो फिर बीजेपी प्रतिद्वंदी के तौर पर आपको सामने खड़े ही नजर नहीं आ रही है? नहीं, सबसे पहले मीनाक्षी जी, जो हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव उन सभी को साथ लेकर लड़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितने अत्याचार, जितने जुल्म ये कर रही है पूरे प्रदेश में, पीड़ित, शोषित, वंचित, आप दलित समाज की, आप किसी समाज की बात कर लो, ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। अरे आप चंदा चोर हो, और आपके जो साथी बैठे हैं, ये क्या है इनका राजनीति विशेषज्ञ जी, ये भी आपके साथ, इन्होंने भी आपके साथ में चंदा चोरी की है, तो ये ऐसे मत कर लो, जनता ने आपको ऐसे कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये बार बार ये इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, आज तक कौन सा एम्स बना दिया उत्तर प्रदेश में? मुझसे जो इन्होंने जो एक्सप्रेस कानपुर एक्सप्रेस बनाया है, उस पर जो पानी भर गया उसको झाड़ू से निकालने बजाय कितने बेशरम लोग हैं। अमरोहा में इनका एक्सप्रेस टूट चुका है, सब कुछ भ्रष्टाचार से बना है। जेवर एयरपोर्ट का क्या हाल है? पूरी जेवर में पानी भर गया, जहां पर छाती ठोकते थे, और कितने 7 एयरपोर्ट इन्होंने बंद करवा दिए। कुशीनगर की, चित्रकूट का, आप बरेली का, आप क्या कहते हैं मुरादाबाद का, अलीगढ़ का, सारे एयरपोर्ट इन्होंने जो नए खुले सारे बंद करा दिए। जुमलेबाज लोग हैं, इनकी बातों पे हमें नहीं जाना चाहिए। और ये एक रानवी साहब भी साथ में एक बात बोल रहे थे कि कैसे सपा सरकार में क्या था। अरे भैया, अभी जनवरी में ही इनके जो मंत्री स्वतंत्र सिंह देव जी हैं, इनके ही विधायक ब्रजभूषण जी ने महोबा में उनको किडनैप कर लिया। तो बताओ, जो चरखारी से विधायक ब्रजभूषण जी राजपूत जी, उन्होंने इनके मंत्री को, अपने मंत्री को किडनैप कर लिया था। वो क्यों कर लिया था? क्योंकि मंत्री जुमलेबाज थे। मंत्री जहां से जा रहे थे तो उन विधायक ने बोला कि इस गांव में रोड भी नहीं है, इस गांव में पानी नहीं है, और आप यहाँ पे कागजों में अधिकारी सारा काम दिखाते हैं। तो ये वो लोग हैं, ये मेरा झूठे लोग हैं, ये झूठा रेडी चलाते हैं। और 24 के बाद तो ऐसे हताशा मोड पर चले गए ये कि उत्तर प्रदेश में आज तक जो माननीय अखिलेश यादव ने सैमसंग में जो नोएडा फैक्ट्री दी थी, उसके बाद आज तक इन्होंने कौन सी फैक्ट्री दी है? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, नहीं दी है। कितने एमओयूज की बात करते हैं, सारे एमओयूज ये डकार गए हैं।
रोज जापान के साथियों से मिलते हैं, पर कुछ उत्तर प्रदेश में चलिए, लेकर कम से नहीं कम आते। आपको ये तो वो समझ में लड़का आ रोज गया कि आपके पूरी सामने रात अगर हम- चुनावों में कोई खड़ा हुआ है तो बीजेपी खड़ी हुई है, कांग्रेस नहीं खड़ी हुई है, कांग्रेस आपके साथ खड़ी हुई है। लेकिन शेखर कुमार जी, इन तमाम चीजों को लेकर के आपने ठीक है खंडन कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए था। बीजेपी की तैयारी आप देख रहे हैं 2027 को लेकर के नेशनल लेवल पर उन्होंने संगठन में बदलाव कर दिए हैं और यहाँ प्रदेश लेवल पे बदलाव नहीं हो पा रहे, ना कांग्रेस के भीतर हो पा रहे, ना समाजवादी पार्टी के भीतर हो पा रहे। उत्तर प्रदेश खुद चाहता है कि कोई ऐसा तो खड़ा हो कि ठीक है हमें भी नजर आए कि हाँ बीजेपी को टक्कर मिल रही है। वो तैयारियां कहाँ हैं? देखिए, भाजपा के संगठन में बदलाव हुआ नहीं है, उस बदलाव को करवाया गया है। इनके शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिलवाया गया है। इनका वो जो फेल, जो जब जेनजी ने अपना उन्होंने इनके आईटी सेल को फेल कर दिया तो इनको अमित मालवीय को भगाना पड़ा, उससे बड़ा गालीबाजी लेकर आए हैं। अच्छा, अभी इस डिबेट में जिस तरीके की बात चल रही थी, राम कुमार पाल जी भाजपा से तो हैं, लेकिन भाजपा के कौन से गुट से वो आज समझ में आ गया। जितनी इन्होंने चिंता जताई ना कि अभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के तो अभी वो जिला अध्यक्ष नहीं बने, ये नहीं बने, तो इससे पता लग गया ये अमित शाह गुट के। इनको बड़ी नाराजगी हो रही है कि कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले जल्दी से अपना संगठन क्यों नहीं मजबूत कर रहे हैं, अभी योगी जी को कैसे हराना है। मोटा भाई की पूरी प्लानिंग तैयार है, वो आप हल्का मत समझिए। और राम कुमार पाल जी देखिए राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के नेता हैं, तो ये प्रदेश और देश में नहीं फंसने वाले। इनको चिंता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने जिला अध्यक्षों को कर ले। दूसरी बात, आज की जो स्थिति है और बिल्कुल ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया राम मंदिर वाले मामले में कि ये जो जितने भाजपाई हैं, जितने संघी हैं, ये उस राम को मानते हैं जिसकी फोटो उंगली पकड़ के मोदी जी लेकर आ रहे थे ना। ये जो हमारे आराध्य राम है, जो सनातन राम है, जो शुरू से रहने वाले राम थे, उसको नहीं मानते। ये 2014 के बाद इनको देश हिंदू नजर आ रहा है। उसके पहले कोई नहीं हिंदू था, उसके पहले सिर्फ भाजपाई वो होते थे। अरे इसमें गलती लोगों की भी तो नहीं है शेखर कुमार जी, लोगों की भी तो गलती नहीं है। अगर उन्हें नजर आया कि एक सरकार राम मंदिर बना करके देगी तो सरकार की तरफ झुक गए, तो इसमें उनकी क्या गलती? मीनाक्षी जी, इन चुनटुओं को कोई हक नहीं है कि हमारे पुरखों के सबसे बड़े देशद्रोही तो ये है यहाँ पे बैठे बीजेपी वाले, और ये पांडे जी, आलोक पांडे जी जो इनका झूठ में साथ देते हैं, इससे बड़े देशद्रोही तो ये यहाँ पर बैठे हैं। एक मिनट, इनसे बड़ा समाजवादी पार्टी, रुकिए, अरे एक मिनट सुन लीजिए बात। बोलिए। कि देखिए, इन चिंटुओं की कोई अभी ये औकात नहीं है कि हमारे पुरखों पर, उनके धार्मिक आस्था पे क्वेश्चन उठाए कि नहीं जी 2014 से पहले तो कोई था, खूब थे। और इन्हें भाजपा और आरएसएस को ना तो सुभाष चंद्र बोस, देखिए शेखर कुमार जी, यहाँ आपको थोड़ा करेक्शन की आवश्यकता है। सुनिए शेखर कुमार जी, मैं आपको एक आईना दिखाती हूँ, यहाँ आपको थोड़ा सा करेक्शन की आवश्यकता है। ये चिंटू आप बीजेपी के लिए भले ही यूज कर रहे होंगे, लेकिन लोग अपने लिए समझ लेंगे। इसलिए समझ लेंगे क्योंकि लोगों को नजर ही वहां पर आया कि ठीक है बीजेपी बना करके दे देगी हमें राम मंदिर। लोग उतने में खुश हो गए, क्यों एक बार फिर दोबारा और फिर तिबारा लेकर के आ गए सरकार। कैसे भी लाए, मैं कहती हूँ गठबंधन में लाए, एनडीए गठबंधन के तले लाए, या जैसे भी गठबंधन के तले लाए, लेकिन लोग चुन करके लेकर के आए हैं। इन्हीं लोगों में उन्हें यह आस्था क्यों नजर आई डॉक्टर आलोक पांडे जी? और ये मुद्दे समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस को क्या चुनावी मसलों में नैया पार लगवा देंगे, जीत जाएंगे ये? रुकिए अब देखिए, ऐसा है कि 2014 के पहले जो भी व्यवस्था थी उसमें राजनीतिक समर्थन सनातन को नहीं था, ये तो क्लियर है। सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो भी व्यवस्था थी उसमें हिंदुओं को दबाया गया। 2014 शेखर जी सुनिए उसके बाद थोड़ी देर। शेखर जी 30 सेकंड सुन तो लीजिए, कम से कम 30 सेकंड सुन तो लीजिए। नहीं मैं दे रही हूँ ना आपको टाइम। देखिए, मेरे चेहरे से किसी मोहब्बत है निखिल खत्री और शेखर पाल को कि मेरा चेहरा देखते ही ये लोग बम की तरह और कुछ तो निकलता नहीं है। फिर तो मैं क्या करूं उसके? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल सपोर्ट जिस धर्म को मिला, सनातन को जो राजनीतिक समर्थन दिया, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया। बाकी सबने हमें क्या दिया? पंथ निरपेक्षता का एक वो झूठा झुंझुना जिसमें हिंदुओं को क्यों दबाया गया, हमें दबाया गया, हमें क्रश किया गया। हमारे सनातन संस्कृति में हमारी सिविल पद्धति को संविधान के जरिए खींचा गया, हमें नष्ट किया गया, हमें नष्ट करने वाली कांग्रेस सरकार
समाजवादी पार्टी की सरकारें थी जो सनातन को नष्ट कर रही थी, हिंदुओं को नष्ट कर रही थी। शर्म करिए, हमें सेकुलरिज्म को झिंझुना पकड़ा है आप लोगों ने, हमें सेकुलरिज्म को झिंझुना पकड़ा है। शर्म नहीं आती आपको? अच्छा ठीक है, आपस में लड़के के इस तरीके से चुनाव नहीं होने वाला है। आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। 4.5 साल का अच्छा खासा वक्त उसके लिए मिला हुआ था, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, अब तो लोगों को ये देखना है कि कौन सी पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती है। कांग्रेस को क्या संभावनाएं नजर आती हैं एज अ पार्टी इन उत्तर प्रदेश? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर देश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी हर सरकार की तरफ मुंह उठाकर देख रहा है। वो नौकरी मांग रहा है, उनके पास नौकरी है। वो अगर शिक्षा मांगता है तो उसके पेपर लीक हो जाते हैं। वहीं उसके साथ छात्रों पे हिंसा हो जाती है। अगर जिस मंदिर की बात अभी हमारे मित्र ने करी, उसी के अंदर से चंदा चोरी भी हो जाता है। और एंथोल जो अगर घर में चाय बनाने लगता है तो इंथोल 20 के कारण चीनी बढ़ जाती है। मुद्दे तो इतने हैं कि जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आज वो हिंदुत्व की बात करेगी, सनातन की बात करेगी, तो सनातन के पैरियों को तो उन्होंने घर के अंदर चूल्हा जलाने लायक नहीं छोड़ा। और अगर वो शमशान भी जाते थे तो उनपे भी जीएसटी की मार डाल दी। और अगर शिक्षा की बात करते तो उत्तर प्रदेश के अंदर आज इतने रिक्त पद पड़े हैं जिनके ऊपर आज तक सरकार के डबल और फोर्थ इंजन लगने के बाद शिक्षा के रिक्त पद नहीं भरे गए। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर हो गई और वो बंद होने की ताक पर चले गए। कुपोषण के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम नंबर 1 पे चला गया। 7 बलात्कार को आतंक और अपराध श्रेणी के ऊपर उत्तर प्रदेश कहने को तो ठाए 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 पुलिस वाले चलाते हैं, लेकिन फिर भी श्रेणी खत्म नहीं होती। यही कारण है कि एनकाउंटर करने पड़ते हैं। तो विषय आपने दिए थे 2014 में उन सरकारों को जो इसमें कार्यरत थी, लेकिन आपके पास आने के बाद राम कुमार जी, मुद्दा यह है कि आपने दिया कि अगर नौजवान को आपने रोजगार दिया होता, शिक्षा दी होती, तो आज नौजवान आपके अगेंस्ट ना होता। देश के किसान को अगर आपने डबल इनकम दी होती तो वो आपके सामने रोड पे ना उतरा होता। ठीक उसी तरह से आज अगर कोई प्रश्न पूछ ले, अगर कोई पत्रकार प्रश्न पूछ ले, तो वो आपको पसंद नहीं है। और एक कानून व्यवस्था का उदाहरण देता हूं कि अगर नेता विपक्ष राहुल गांधी को एक छात्र के लिए दिल्ली जैसे कैपिटल में और दिल्ली पार्लियामेंट की हार्ट में डीसीपी के सामने अगर कंप्लेंट लिखवानी पड़े तो 8 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। तो गांव देहात में आज कानून व्यवस्था क्या है, इसका जीता जागता उदाहरण है कि कैपिटल जांच के जहां के अंदर पूरी तंत्र है, उसके अंदर आप लोगों का इतना प्रेशर था कि 8 घंटे तक हम लोगों को खड़ा रहना पड़ा। राहुल गांधी जी 8 घंटे तक आपसे प्रेशराइज करते रहे। 8 घंटे में जवाब ले लेती हूँ राम कुमार पाल जी से। क्यों होता है ऐसा राम कुमार पाल जी? आपने सुनिए चंद्रमोहन शर्मा जी के सारे आरोप। तो सभी के देने के, खाली चंद्रमोहन के जवाब देने? नहीं, सबके ही दे दीजिए जिसके जिसके आपको समझ में आ गए। चंद्रमोहन जी को अगर जानकारी, या शेखर जी आलोक जी को जानकारी है कि अगर पुलिस कर्मचारी ऑन ड्यूटी है तो वो रिवॉल्वर भी चला सकता है। ये जो एफआईआर हुई है गलत तरीके से हुए, पुलिस रूल्स के हिसाब से गलत है। गलत बयान है, प्रभाव के हिसाब से इन्होंने कार्य किया है। पैनेट गन को सही चला रहे हैं, जिस पैनेट गन को कोर्ट भी पैलेट गन आपने कितने बच्चों कश्मीर में चलाई थी, 36 लोगों की मौत हुई थी, इसका जवाबदार है। और पैलेट गन जो एक संवैधानिक अधिकार है, ये तो ऑफिशियल गन है और ऑफिशियल लोगों को मिली है, ये इसकी उपज आती है इसी पैलेट गन पे। और पैलेट गन पे गोली चलती है तो क्या रिवॉल्वर राइफल लेके सिर्फ एक गोली चलती है, एक करना लगेगा। अरे आपने तो झूठ की नहल कर दी है। सुनिए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। झूठे लोग, वो झूठे सरकार, हमारी बातें रखने दीजिए प्लीज। और पुरखे की बात कर रहे थे मेरे शेखर भाई साहब, बड़े भाई है मेरे, ज्ञान उनका बहुत अच्छा रहता है। शेखर जी, 1896 से वंदे मातरम 1937 तक 40 साल इसी कांग्रेस ने गाया। और 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन में काट छाट हुई, तो क्या 1937 में देश आजाद हुआ था? इसी पार्टी का अधिवेशन का सदन होता है, सदन में बनता है, सदन में कानून बनता है, इसके अधिवेशन में नहीं। सुनो राम कुमार पाल, शेखर जी, मैं आपके बीच यही सुन रहा था। आप बुजुर्ग आदमी है, बात रखने का मौका दें। और 1947 में देश आजाद हुआ है
और 1954 के अंदर संविधान में वंदे मातरम आया। ये ज्ञान अपने पड़ोसी कांग्रेसियों को सिखाओ। उन्होंने कार्य समिति में पास किया है। हम मानेंगे। मानिए ना मानिए शिव कुमार जी, बड़ा मुद्दा तो ये भी बनेगा वंदे मातरम का आने वाले वक्त में। डॉक्टर निखिल खत्री जी, आपको कौन सा चुनाव नहीं, ये वंदे मातरम की वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यालय पर 50 साल तक हमारा देश का झंडा नहीं लगाया था। वो वंदे मातरम की बात करेंगे जिन्होंने जब बात आई थी जब बात आई थी आंदोलन की, तो इन्होंने गद्दारी कर ली थी। और ये बीजेपी वाले लोगों ने, आरएसएस वाले लोगों ने गद्दारी करके ही अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। तो ये तो गद्दार है देश के। इनको ये बात बोलनी चाहिए भाई 50 साल ज्यादा इनके कार्य पर झंडा क्यों लगा। तो ये क्या बताएंगे। और वंदे मातरम तो हम बोलते हैं, वंदे मातरम कांग्रेस वाले वंदे मातरम बोलते, पर इनको मुद्दा चाहिए क्योंकि इनके पास ना ये शिक्षा दे पाते हैं, ना ये रोजगार दे पाते हैं, ना ये महिला सुरक्षा दे पाते हैं। ये किसी भी सेक्टर में ये कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे बिल्कुल ये ऐसे मुद्दे नहीं कराते हैं। और ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स को। अच्छा, आप एक एक करके बोलने का प्रयास करेंगे। रामकुमार पाल जी और खत्री जी, एक एक करके बोलेंगे प्लीज। आप एक एक करके बोलेंगे तो आप अपने मुद्दों को अच्छी तरीके से पहुंचा पाएंगे जनता तक। सरकार क्या चल रही है, आप इनसे बोलना चाह रहे हो। बल्कि इतनी घटिया सरकार को लोग कैसे वोट कर रहे हैं, आप इनसे ये पूछना चाह रहे हो। या आप ये पूछना चाह रहे हो उत्तर प्रदेश में कौन सा राम राज्य है, कितना भूमि राज्य उत्तर प्रदेश में। हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। हथेली गरम तो पुलिस वाले नरम, ये पुलिस का हाल है। कोई मंत्री विधायक किसी जनता को आदमी नहीं मानता है, सभी अपने आप को भगवान मानते हैं। आप इनसे ये पूछना चाह रहे हो। और आप इनसे क्या पूछना चाह रहे हो, क्या आप इनसे ये भी पूछना चाह रहे हो ये पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। ये 405 जनता ने इनको 500 सीटें दी 24 में। और इस 500 सीटें देने के बाद कैसे हताशा में चले गए और इन्होंने पंचायत चुनाव को भी टाल दिया है। और कैसे जो भी पत्रकार, जो भी यूट्यूबर सरकार के खिलाफ बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं। और इस समय दलितों पर कितना उत्पीड़न है सरकार में। मोबाइल नंबर दे दूं मैं आपको। ये कोई मीनाक्षी जी अलाउड कर दो, मैं मोबाइल नंबर दे दूं। संस्था पैसे बांट रही है, पास कोई बात नहीं, बात कर पैसे जमा दे के लोग जमा करते हैं, लोग भी इनके पास नहीं है। जो हमारा डॉक्टर निखिल खत्री जी, ये जो आप तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, चलिए एक बार फिर से मैं आपसे एक और सवाल ले लेती हूँ। आपने ये जो तमाम मुद्दे उठाए हैं, ये मुद्दे आप जनता के सामने पहुंचाएंगे कैसे? तैयारी क्या है आपकी? कौन कौन सी रैलियां कर ली आपने? आपको पता है कितने महीने रह गए हैं इलेक्शन के लिए? क्या तैयारी आपके संगठन की? जैसी हमारी तैयारी है, हम संगठन में भी तैयारी कर रहे हैं और हम अपने फील्ड में भी तैयारी कर रहे हैं। कब धरातल पर उतरेगी वो तैयारी? क्योंकि ये चोर लोग हैं, बीजेपी वाले। कब धरातल पर उतरेगी ये तैयारी? ये आरोप जो है वो जनता तक कैसे पहुंचाएंगे आप? इन टीवी डिबेट्स के माध्यम से या जनता के बीच में भी जाएंगे? कब जाएंगे? कब आपकी तैयारियां धरातल पर उतरने वाली है, मैं ये जानना चाहती हूँ। धरातल में रहते हैं हम, तो जनता के बीच रहते हैं। अरे भाई, कौन सी रैली हुई आपकी अभी इसके पहले? कहाँ पर गए अखिलेश जी? कहाँ पर गए? या पार्टी का कोई सा बड़ा नेता कहाँ पर गया अभी तक? चलिए ठीक है, वो तो सेंटर में चले गए हैं, लेकिन बाकी नेता कहाँ गए? कौन से विधानसभा क्षेत्र में विजिट करके आए हैं आप अभी? मीनाक्षी जी, मैं ट्विटर तो नहीं पूछ पाऊंगा, पर आप फेसबुक को चलाते होंगे तो हमारे पार्टी का पेज उस पर आप देख लीजिएगा। रोज कम से कम 40 प्रोग्राम लगते हैं। 40 प्रोग्राम आप यहाँ बता नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ बता नहीं पा रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से चुनाव जीतेंगे। आप यहाँ बता नहीं पा रहे हैं कि अभी आपका कौन सा नेता कौन से निर्वाचन क्षेत्र में होकर के आया, कौन से विधानसभा क्षेत्र में होकर के आया, और फेसबुक के माध्यम से आप जीतेंगे। आप तो बताइए कम से कम। डॉक्टर आलोक पांडे जी, ये तमाम जो आरोप लगते हैं, उन आरोपों को पहुंचाने के लिए भी तो लोगों के बीच में पहुंचना होता है ना। जब लोगों के बीच से ही आप नदारद हो जाएंगे, क्या समझे लोग? जो पार्टी पहुंचेगी उसे वोट मिल जाएगा। नहीं मीनाक्षी जी, जा तो रहे, आजम खान से मिलके आए ना इनके काका जी। बस इतना पर्याप्त है। इनके लिए और क्या करने की जरूरत है? मुसलमानों की तुष्टीकरण करेंगे और उसका चुनाव जीतेंगे। इनको तो जो रटा है इनका फार्मूला है, उसमें है कि बस हम मुसलमानों को खुश करना है। चाचा जी से आजम खान सुन लीजिए, एक एक करके प्लीज। बातें बोलते हैं इनकी मीनाक्षी जी, आप क्या बात सुनेंगे? बिल्कुल झूठ बोलते हैं, इन्हें पता ही नहीं बोलना क्या क्या नहीं बोलना। मतलब जो व्यक्ति आज तक ये नहीं बोल पाए हो कि जिन्होंने किसानों के ऊपर खास चढ़ा दी थी, उसको अजय कुमार टहनी के लड़के को आज तक उनको बचाने बोल लूं। कम से कम समाजवादी में इतनी डेमोक्रेसी है कि मेरे नंबर में अब मैं बोल लूं। मैं तो एंकर की बात मान के चुप रह रहा हूँ, वरना मैं चुप होता नहीं, तुम्हें पता है फिर इस बात को ढंग से।
मैं ये ना उत्तर प्रदेश है, है। ये उत्तर प्रदेश है। वहां पर होगा कोई विधायक, होगा कोई सांसद अपने घर का, वहां पर अगर आप लोगों के बीच में नहीं पहुंचते हैं ना तो लोग आपको पूछते भी नहीं है, वोट भी नहीं देते हैं। ये है वहां के लोगों का एटीट्यूड। जानते होंगे अगर आप यूपी से आते हैं कि विधायक हो या सांसद हो, हर घर में जाकर के आपको वोट मांगना होगा, और जो गांव और जो शहर छूट जाएगा वहां पर आपकी खटिया खड़ी कर देंगे वो लोग। और उसके बावजूद अगर आप लोग नहीं उतर रहे हैं मैदान पर तो थोड़ा उतरिए, जाइए। बोलिए चंद्रमोहन जी, माफ करिएगा आलोक जी, आती हूँ उसके बाद चंद्रमोहन जी आपके पास। देखिए, मेरा मानना है कि जैसे मेरा गांव कानपुर में है तो लोग ये कहते हैं कि दरवाजे तक तो आए नहीं, काहे को वोट दें। बिल्कुल, खत्री जी का पता नहीं यूपी के हैं कि नहीं, लेकिन मेरे गांव में तो कहते हैं, बोला अरे उनका घमंड तो बहुत ऊंचे चढ़ के बोलता है, दरवाजे तक नहीं आए। ये लोग क्योंकि ट्विटर और फेसबुक से राजनीति की तैयारी करते हैं, और जब कुछ कह दो तो जमीन से उखड़ जाते हैं। सच्चाई सुनने की अगर हैसियत नहीं है आपके अंदर, तो कैसे नेता हो आप? अगर आप मेरी बात को सुन के कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो कैसे नेता हो आप? अगर मैं कह रहा हूं कि आप जनता के बीच नहीं जा रहे हो तो आप कह रहे हो हमारा फेसबुक अकाउंट देख लो, 40 प्रोग्राम लगते हैं। अरे मैं कहता हूं कि केवल रामपुर तक ही जाओगे, चाचा को रामपुर तक ही भेजोगे, आजम खान से ही मिलवाओगे, या और भी लोग मेरे गांव तक भी आएंगे। चलो मेरे गांव में अखिलेश यादव कब आए बता दो, अच्छा मेरे तहसील में कब आए अखिलेश यादव? घाटमपुर तहसील लगती है, अब तो नरवल तहसील है, बताओ नरवल में कब आए? मेरी जानकारी में अखिलेश यादव आज तक नरवल नहीं आए, आज तक नहीं आया नरवल। मेरे तहसील में अखिलेश यादव की इतनी बड़ी राजनीतिक कैरियर हो गया, मेरे तहसील में तो आज तक इनकी एक मीटिंग नहीं लगी। कैसे जनता के बीच में आप जाते नहीं है, जनता के लिए कुछ ठीक है। ये सवाल मेरा कांग्रेस से भी रहेगा, ये सवाल मेरा कांग्रेस से भी रहेगा चंद्रमोहन जी। अब वेस्ट यूपी हो या फिर बुंदेलखंड हो या फिर पूर्वांचल हो, जाना तो हर जगह पड़ेगा ना पार्टी के नेताओं को। अब दिल्ली छोड़िए, दिल्ली से निकलेंगे तब तो उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे। देखिए, अगर 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जीत आ गई तो वो शायद ये गुमान लगाना भूल जाती है कि इसी 57 साल में देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व दिया था, और उस नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 MP हुआ करते थे और किसी स्टेटों में सरकार भी हुआ करती थी। ये जरूर है कि कुछ समय से हम सत्ता और कुछ लोगों की पसंद से ना घुस रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि हमने उनका संपर्क खत्म करा। आज भी संपर्क लोगों का कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के नेताओं का संपर्क लगातार लोगों के साथ है। यही कारण तो है कि अगर मोदी जी सुबह उठ के किसी का नाम लेते तो सबसे पहले राहुल गांधी जी लेते हैं, और अगर गृह मंत्री जी सोते हैं तो उसके बाद सोते समय राहुल जी का नाम लेते हैं, और हमारे जो यूपी के सूबे के मुख्यमंत्री है वो तो बजते ही राहुल है। अभी देखिए, अभी मैं जरा सी बात करूंगा, हमारे मित्र हंस पड़े और बोल पड़ेंगे। अब विषय क्या, अभी मैं भी एक ट्विटर पे पढ़ रहा हूँ कि यूपी के अंदर SP SSC के DM लोग फोन भी नहीं उठाते और 75 से 75 DM कॉल रिसीव नहीं करते। 9 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार उसके ऊपर करती है। ये अभी एक अखबार की रिपोर्ट है, ये अभी लेटेस्ट अभी 2 सेकंड में आया है, और मैं आपको बता रहा हूं जहां पर कानून व्यवस्था की बात होती है, उस कानून व्यवस्था में अगर ये पोजीशन है और एक रिपोर्ट अगर एक अखबार साबित कर रहा है इसके ऊपर देखे, तो ये प्रश्नावली और उस प्रश्न उस सरकार पे है कि उस सूबे की जनता सुरक्षित कैसे होगी, क्योंकि अगर उस सूबे को सुरक्षित रखने वाले लोग फोन नहीं उठाएंगे, सिर्फ फोन सरकारी तंत्र का उठाएंगे 8 घंटे तक वंदे मातरम में एटीट्यूड दिखाने वाले सोनिया गांधी और राहुल गांधी, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं लिखी आप संविधान को सम्मान करते हैं, और जब रिपोर्ट FIR लिखी जी तो पता है चंद्रमोहन जी, गोल गोल घुमा करके ना सवालों के जवाब देके कोई फायदा नहीं होगा। क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की, कब जा रही है कांग्रेस जनता के बीच में, कब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कब यूपी का दौरा करेंगे? मीनाक्षी जी, अभी इलेक्शन आने दीजिए, हमारी तैयारी है, उसी तैयारी पे तो आप बात सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने 75 जिले, 403 सीटें और 18 मंडल, 5 महीने क्या होते हैं भाई? मैं दे रहा हूं आपको 30 सेकंड में जवाब देता हूं। देखिए, हमारा जो अलायंस पार्टनर है, अगर उसके साथ हमारा विवाद होता है तो वो मनभेद का नहीं है, मतभेद का है। तो इसका मतलब हम दोनों की तैयारी इतनी बड़ी है जिसके कारण उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली के जो गृह मंत्रालय तक की भिड़ंत इस बार हिली हुई है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत भारी चुनाव है, और उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है वो बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती चंद्रमोहन जी। इन बातों से कुछ नहीं होने वाला, इन बातों से चुनाव नहीं जीते जाते, धरातल पर उतर करके चुनाव जीते जाते हैं। उत्तर प्रदेश बस नहीं है, उत्तराखंड भी इंतजार कर रहा है, और उसके साथ साथ बहुत सारे स्टेट है जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, पंजाब से लेकर के फिर गुजरात तक। आप लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, और अगर इसी तरीके से नदारद रहेंगे तो बीजेपी दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, हर बार सरकार बना करके चली जाएगी। राम कुमार पाल जी,
अब तीसरी बार भी अगर तैयारी बीजेपी की पुख्ता है तो उन पर आरोप लगा करके कुछ नहीं होना। आरोप लगाने के लिए आपके बड़े नेताओं को जमीन पर उतरना भी होगा। चंद्रमोहन जी, जो आपके नेता उतरे हुए नजर नहीं आते, और राम कुमार पाल जी, क्या इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को नहीं मिलेगा? शिक्षा पे बात कर रहे थे तो हमारी एक आरएसएस की कार्यकर्ता है प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा था कि 17 पेपर लीक हुए थे, गहलोत जी बहुत कोशिश किए लेकिन ये राष्ट्रीय विषय है। दूसरे, इनको झारखंड नहीं दिखता, इनको कर्नाटक नहीं दिखता, इनको पंजाब नहीं दिखता, इनको तमिलनाडु नहीं दिखता, इनको सिर्फ दिल्ली का जंतर मंतर दिखता है। और अखिलेश जी ने सदन के अंदर ये पेपर की बात रखी थी और वहीं पे मीनाक्षी जी जंतर मंतर पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। 152 के पेपर लीक हो गए, सबसे बड़ा माफिया जो तरह से जवाब दिया, उसको बचाने में ये है जवाब। इनको सड़क पसंद है और हमें बाबा साहब अम्बेडकर का सदन पसंद है। इनको गुंडागर्दी पसंद है, हमें बाबा साहब अम्बेडकर का सदन में कानून बनता है कि सदन के बाद कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, सरकार है सदन के बाद सारे व्यक्ति काला कपड़ा पहन के बैठे थे। कितने राम मंदिर के लोग हैं, 28 लोग सही करते थे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि राम मंदिर का अगर निर्णय आ जाएगा तो चुनाव पे असर पड़ेगा। और सदन में इन्होंने बयान दिया है कि राम मंदिर अवैध है। तो ये पुरखों वाले हमारे शेखर भाई को देखना चाहिए। ये पुरखों कह रहे थे ये राम अवैध है, राम है, ये राम गोपाल वर्मा का कहना है, जो आपके महासचिव हैं, जो महासचिव हैं। प्रियंका गांधी पर आरोप लगाते लगाते तो 4.5 साल बीत गए हैं, अब आरोपों का दौर रहा नहीं है। लेकिन शेखर कुमार जी, आपको नहीं लगता है कि बाकी पार्टियों की तैयारियां उत्तर प्रदेश में उतनी अच्छी नहीं देखने को मिल रही है जितनी होनी चाहिए थी? और सबसे बड़े प्रदेश के लिहाज से होनी चाहिए थी वो तैयारियां 1 साल पहले से। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। ये भाजपा की जो 2 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, इससे कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वहां पे सरकार बना चुकी है पीछे। अब आ जाइए वर्तमान पे। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चुनाव हुआ वो हुआ लोकसभा चुनाव। उस लोकसभा चुनाव में जनता ने बता दिया कि कौन उनके बीच में आ रहा था। शेखर कुमार जी, सुनिए। शेखर कुमार जी, इसी के साथ एक प्रश्न और लीजिएगा। आपने कहा कि 2024 के चुनावों ने बता दिया, तो 2022 के चुनावों ने क्या बताया था? 2022 के चुनावों को सोच करके यही बीजेपी बैठी हुई थी कि 2024 में हम बहुत अच्छा कर लेंगे। अब इन्हीं 2024 को अगर आप आधार बना करके 2027 लड़िएगा तो गलती नहीं करिएगा। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि अगर कुछ समाजवादी कांग्रेस से कोई गलती हुई तो वो और भरपाई कर ली, लेकिन ये लोग रह गए चंदा चोरी में बिजी थे, इसलिए 2024 में आ रहे। दूसरी बात, वंदे मातरम वाला जो इश्यू है उसने आज देश को एक बात बता दी कि भाजपा को दिया गया 1-1 वोट, वो टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, गांधी, आचार्य कृपलानी और मौलाना आप यहाँ शेखर कुमार जी गलती कर रहे हैं। धरातल पर सच ये है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि चैनल की तरफ से अच्छी खासी रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर के, कि जहां पर जो भी चंदा चोरी हुई है उन लोगों को हमारी सरकार ही जिम्मेदार ठहराएगी और हमारी सरकार ही उनके लिए नियम भी तय करेगी। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि वंदे मातरम हमें तो पूरे 6 पैरा में चाहिए, ये यूपी की जनता की पुकार है और ये आप सबको सुननी पड़ेगी, और अगर नहीं सुनेंगे इस बार, अगर उससे अनदेखा करेंगे तो 2027 भी नहीं जीत पाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।